क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है। क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है। कैसी है ये अनहोनी हर आँख हुई रंग, छोड़ गया जो तू कैसे जिएंगे हम। तू ही किनारा, तू ही सहारा, तू जग सारा, तू ही हमारा सूरज, तू ही तारा। जय जयकारा, जय जयकारा, स्वामी देना साथ हमारा। जय जयकारा, जय जयकारा, स्वामी देना साथ हमारा। कोरोना महामारी ने पूरे देश में विकराल रूप लेते हुए कहर मचा रखा है। बहुत से घरों के सदस्य इस भयंकर महामारी की चपेट में आने से अपनी जान गंवा चुके हैं और जिला पंचकुला के गांव रामगढ़ के एक परिवार के 3 सदस्यों में से कोरोना महामारी ने 2 सदस्यों को 3 दिन में ही निगल लिया। पंजाब हरियाणा एडवोकेट केरन शर्मा ने बताया कि उनके पिता डॉक्टर अजय शर्मा की गत 11 मई व उनकी माता डॉक्टर इंदु शर्मा की 14 मई को कोरोना महामारी की चपेट में आने से मृत्यु हो गई। केरन शर्मा ने बताया कि वह परिवार में बस 3 ही सदस्य थे और उनका कोई और चाचा, मामा, मासी, ताया कोई भाई बहन नहीं है और उन्होंने अपनी दुख भरी दास्तां बयां करते हुए बताया कि किस तरह वह अपने माता पिता की देखरेख व इलाज के लिए अकेली डटी रही, पर फिर भी कोरोना के आगे उनके माता पिता का सही समय पर और उचित इलाज ना मिलने को लेकर वे जिंदगी की जंग हार गए। केरन शर्मा ने बताया कि उनके पिता डॉक्टर अजय शर्मा, जो कि नारायणगढ़ अस्पताल में डॉक्टर पद पर कार्यरत थे और वे एनेस्थीसिया के डॉक्टर थे और अंबाला के अस्पताल में उनकी कोविड वार्ड में ड्यूटी लगाई गई थी और उन्होंने 16 अप्रैल से 29 अप्रैल तक लगातार 24 घंटे कोविड ड्यूटी की, जिसकी वजह से वह 5 मई को कोरोना पॉजिटिव हो गए और नारायणगढ़ में सीटी स्कैन की सुविधा ना होने के कारण उन्हें 6 मई को अंबाला के ही अस्पताल में शिफ्ट किया गया और वहां केरन शर्मा अपने पिता का इलाज करवाने में जुट गई और यहां उन्हें पता चला कि उनकी मां इंदु शर्मा की भी तबीयत खराब हो गई और वह अपनी मां के पास पहुंचकर उन्हें सेक्टर 6 पंचकुला अस्पताल ले गई,
जहां रैपिड टेस्ट करने के बाद उनकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई और डॉक्टरों ने उन्हें एंटीबायोटिक और बुखार की दवा देकर घर भेज दिया और 8 मई को किरण शर्मा अपने पिता के पास उनकी देखरेख के लिए अंबाला वापस चली गई। अंबाला में पहुंचकर जब किरण शर्मा अपने पिता का इलाज करवा रही थी, अगले दिन 9 मई को उन्हें उनकी माता का फ़ोन आया और बताया कि उनकी तबीयत ज़्यादा खराब होने लगी है। फिर वह अंबाला से पंचकुला पहुंची और अपनी मां को अस्पताल लेकर गई, जहां पर उनका सीटी स्कैन करवाया गया और रिपोर्ट ठीक न आने को लेकर उन्हें एडमिट कर लिया गया। किरण ने बताया कि उधर अंबाला में उनके पिता की हालत ज़्यादा खराब होने लगी और 3-4 दिन तक डॉक्टरों नर्सों ने उन्हें तबीयत खराब होने पर ना तो ग्लूकोज लगाया और ना ही ऑक्सीजन लगाई और बीमार होने के कारण वह भूख ना होने की बात कहते रहे और बार बार अपना ऑक्सीजन मास्क उतारते रहे, परंतु अस्पताल के स्टाफ ने उन्हें कुछ भी खिलाने का प्रयास नहीं किया, जिससे वह काफ़ी कमज़ोर हो गए थे और अधिक स्टेरॉयड के कारण उनका शुगर लेवल 700 तक पहुंच चुका था। पर किरण ने बताया कि उनके बार बार कहने पर भी उनके पिता को इंसुलिन नहीं दिया गया और आखिरी समय में आधे घंटे तक मेरे पिता अस्पताल में तड़पते रहे। वेंटिलेटर और आईसीयू तो दूर की बात, डॉक्टर को बार बार बुलाने के बावजूद भी वहां कोई नहीं आया और 11 मई को मेरे पिता का देहांत हो गया। आपका? जी, मेरा नाम किरण शर्मा है। मैं एडवोकेट हूँ, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में काम करती हूँ। मेरे फादर नारायणगढ़ में एज अ सिविल मेडिकल ऑफिसर एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर है। 3-4 साल हो गए ना वहीं पे काम करते हुए। उनकी कोविड ड्यूटी लगी थी अंबाला में, ट्रांसफर वहाँ पे 15 दिन की उनकी शिफ्ट थी। वहीं से उन्हें कोविड हुआ। वो वापस उन 15 दिन की ड्यूटी करके जब वापस नारायणगढ़ आए अपने जॉब के रेगुलर जॉब के लिए, फिर से दोबारा उसी में कंटिन्यूटी में, तो उनको कोविड इन्फेक्शन हो चुका था। मेरे मम्मा और फादर, मैं, हम तीनों इकट्ठे रामगढ़ रहते थे, तो मेरे मदर को भी साथ होने लग गया था इन्फेक्शन। तो फादर का पहले नारायणगढ़ में उनको खाना पीना उन्होंने काफ़ी कम कर दिया था। वैसे उनको फीवर उस टाइम पे नहीं होता था, बट उनका खाना पीना बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा था। खाते पीते नहीं थे, हल्की फुल्की सांस चढ़ने लग गई थी। फिर उन्होंने 1-2 दिन नारायणगढ़ हॉस्पिटल में ही रहे। फिर उनका कोविड टेस्ट हुआ। फिर उन्हें अंबाला भेजा गया क्योंकि वहाँ पे सिटी स्कैन नहीं था। उनकी एकदम से लंग्स में थोड़ा सा प्रेशर पड़ रहा था फादर के, और वो खाना पीना बिल्कुल नहीं थे, कमज़ोर थे। उनको 1-2 बार ग्लूकोज लगा था नारायणगढ़। तो उन्हें फिर अंबाला ट्रीटमेंट के लिए जब भेजा गया सिटी स्कैन पे करवाने के लिए वहाँ पे, तो मेरे फादर डॉक्टर को वहाँ पे कोई ढंग की ट्रीटमेंट नहीं मिली। मुझे जब पता चला मेरे फादर वहाँ पे हैं, तो मैं गई भाग के वहाँ पे पापा को देखने उनकी ड्यूटी पे। जब उनकी वहाँ पे कोविड पे उन पे एडमिशन की गई थी, वहाँ पे आके देखा मैंने पापा के पास ना तो कोई वो लगा हुआ था ऑक्सीजन सिलेंडर, ना ग्लूकोज लगा हुआ था, कुछ भी नहीं लगा था। मैं डॉक्टर के पास गई, सर ये डॉक्टर आप ही के स्टाफ के साथ के ही कलीग है, आप इनके लिए कुछ भी नहीं आपने लगा रखा, गर्मी में बैठे कुछ नहीं है, कुछ खाना पीना नहीं, कुछ नहीं, आप उनको देखो तो सही, 4-5 दिन हो गए उन्होंने तो कुछ खाया नहीं, उनका ग्लूकोज तक नहीं आपने उन्हें लगा रखा। तो उन्होंने फिर मेरे कहने से ग्लूकोज और ऑक्सीजन उस समय लगाया। मेरे पापा की थोड़ी सी उस समय साइकोलॉजिकली थोड़ा सा, क्योंकि कोविड में क्या इफेक्ट होता है, थोड़ा सा बंदे की साइकोलॉजिकली थोड़ा होता है कि वो बंदा ना हर चीज़ को रिपेल करना शुरू कर देता है। मेरे फादर भी थोड़े रिपेल कर रहे थे, ठीक है। उस दिन वो रात को उठे बाहर चले गए, ठीक है, पर मेरे कहने से सवेरे साथ आ भी गए। आके वो वापस एडमिट हुए और उसके बाद नहीं दोबारा गए, उसके बाद वो वहीं रहे कोविड में। फिर मैंने सवेरे सिटी स्कैन रिपोर्ट करवाई पापा की। इतनी देर में मुझे पता चला मेरे मदर की भी है कोविड का, रात को वो भी थोड़े, उनको भी सफोकेशन हुई। तो मैं पापा की सिटी स्कैन करवा के सीधा मम्मी की तरफ चली गई कि पापा आप बैठो, मैं सिटी स्कैन आपकी करवा दी है, ये आपको ले जाएंगे वार्ड में। तो मैं मम्मी को देखा हूँ, उनका फ़ोन नहीं लग रहा, वो बेहोश से हो रहे हैं। मैं घर गई, मम्मी को सेक्टर 6 पंचकुला में एडमिट करवाया, ठीक है। वहाँ पे मम्मी की कंडीशन भी काफ़ी हद तक वो थी, डेटरेट थी। पहले मम्मी को मैंने इससे पहले भी पापा के एडमिट होने से पहले, अंबाला शिफ्ट करने से पहले, उन्हें 7 तारीख को मैं लेके गई थी कोविड पॉजिटिव के लिए सेक्टर 6 अंबाला। उनकी थोड़ी 85 हो गई थी ऑक्सीजन पल्स में, तो उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया उस टाइम पे। तो मेरी मम्मी को ये कह के कि आप ठीक हो, सवेरे एडमिट कर दिया, ऑक्सीजन लगाई और 1-2 एंटीबायोटिक्स की दवाई दी,
बुखार की मेडिसिन दी और डिस्चार्ज कर दिया। कहते कि आप ठीक हो, आप चले जाओ यहाँ से, ठीक है। और ये नहीं मुझे बोला कुछ भी कि लाइक कुछ है उसमें, ठीक है। 9 तारीख को एक दिन आप छोड़ लीजिए, 7 तारीख को मैं वापस आई, 8 को छोड़ के 8 को मैं पापा को लेके गई अम्बाला, 9 को मेरी मम्मी की फिर कंडीशन खराब हुई, जब मैं 8 को पापा के सिटी स्कैन करा के 9 को दोबारा वापस गई, मम्मी की करवाई। फिर एडमिट तब से मेरी मम्मी भी वहीं पंचकुला सेक्टर 6 इमरजेंसी वार्ड वहाँ पे हो गए, ठीक है। उनको ऊपर दिया गया, ऑक्सीजन लगा दी गई। बेचारे मेरे मम्मा खांसी जा रहे थे, खांसी जा रहे थे, खांसी जा रहे थे। डॉक्टर को मैंने कई बार आके बोला कि आके आप देख ले, पर डॉक्टर तो कोई आता नहीं है। बाहर से बाहर आपको बोल दिया जाता है, कोई लेडी नर्स, आप बता दो बलगम आ रही है उनके गले में या नहीं, मतलब बाहर से बाहर आप बोलेंगे, वो आके खुद नहीं देखेंगे। मैंने बड़ी मुश्किल से रिक्वेस्ट की, सर प्लीज 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 सर आ जाइए, तो बड़ी मुश्किल से वो गेट तक आए, अंदर भी नहीं आए रूम में। लाइक 6-7 है पेशेंट्स कोविड के, अंदर तक भी नहीं आए। और उसमें हर तरह के जो अटेंडी होते हैं अवेलेबल वहाँ पे, क्योंकि हर एक बंदे को एक अटेंडी अलाउड किया जाता है, ठीक है, अपनी फैमिली का। तो वो अटेंडी को भी जो सीएमओ थे वहाँ के अपने अम्बाला के सीएमओ मैडम थे, वो बीच में चक्कर लगाती है सेक्टर 6 में, ठीक है, बीच में आके वो सारे अटेंडी को बाहर भगा देती हैं। मेरी मम्मी की 45-55 ऑक्सीजन मीटर चल रहा था। मैंने मैडम को कहा, मैडम इनकी पीठ मलनी होती है, क्योंकि खांसी बहुत आती है उन्हें, तो पीठ मलनी होती है उनकी। मैंने मैडम को बोला, मैडम ने सबको बाहर निकाल दिया कि सब निकलो निकलो, सारे अटेंडी बाहर निकलो, कोई पेशेंट के साथ नहीं रहेगा, ठीक है। मैं कहा मैडम इनकी हालत बहुत खराब है, 40-45 ऑक्सीजन इनकी रहती है, मुझे पीठ मलनी है। कहता आप सांस दोगी क्या इन्हें, अगर इनकी खराब है तो आप क्या कर लोगी, बाहर जाओ। मुझे ये कह के उन्होंने बाहर कर दिया। मुझे साथ वालों ने कहा कि 10 मिनट चली जाए, ये चले जाएंगी, उसके बाद आ जाइयो। मैं ठीक है, मैं चली गई 10 मिनट तक मम्मी को छोड़ के। किसी तरह की मम्मी थोड़ा स्टेबल करो, मम्मी आप ना बस लंबे लंबे करके लंबे लंबे सांस लो, ठीक है। मम्मी ने कर लिया मेरे कहने से। मम्मी की कंडीशन खराब होती गई, रात को उनकी ऑक्सीजन लेवल डाउन होता रहा, खांसते रहे, खून उनकी खांसी में से खून निकलने लग गया। मैंने डॉक्टर को बोला आके वो करें, उन्होंने किया थोड़ी देर आके, उन्होंने किया मतलब उन्होंने सिर्फ एक इंजेक्शन लगा दिया, जैसे उल्टी में खून में उल्टी ना आए, ठीक है। उधर से मेरे पापा का फोन आए, वहाँ पे मैंने कुछ अवतार वगैरह थे वहाँ के साथ के बंदे, वो भी कोविड, उनकी मम्मी एडमिट है, उनको बोला कि आप मेरे फादर को देख लेना। उनको थोड़े बहुत मैंने गूगल पे पैसे दे दिए थे, नारियल पानी और दूध वगैरह रिलेटिव आइटम्स के लिए। तो उन्होंने देखा, उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया आपके फादर की ना 700+35 कुछ अप्रॉक्स शुगर है, ठीक है। आपके फादर थोड़े ऑक्सीजन भी रिपेल कर रहे हैं, ठीक है, ऑक्सीजन रिपेल कर रहे हैं, बट दवाई तो चलो लगवा ली थी उन्होंने, एंटीबायोटिक्स वगैरह जो होती है रेगुलर ड्रिप वगैरह जो लगती है वो लगवा ली थी उन्होंने, ठीक है। तो अब आपके पापा मना करे इंसुलिन इंजेक्शन लगाने के लिए। मैंने कहा एक काम करो आप, पापा तो मुझे पता नहीं मानेंगे क्योंकि थोड़ा साइकोलॉजिकली हल्की सी हो गई है, क्योंकि कोविड की सिचुएशन में ना डॉक्टर्स ये नहीं बात बताते बिल्कुल भी कि अक्सर तौर पे एक और साइन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हर बंदे को फैमिली में पता होना चाहिए कि एक कोविड वाला बंदा जो होता है उसकी एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो जाता है, वो हर मेडिसिन को रिपेल करने लग जाता है। मुझे ये मेडिसिन नहीं लेनी, मुझे ऑक्सीजन मास्क नहीं लगाना, मुझे ये नहीं खाना, मुझे भूख नहीं लग रही। आप अगर कभी भी कोविड वार्ड में जाओगे ना, आपको कम से कम खाली मेरी फादर नहीं 10 ऐसे मिलेंगे सेक्टर 6 पंचकुला में, क्योंकि मैं तो 2 जगह देख चुकी हूँ, अम्बाला भी कोविड वार्ड और ये सेक्टर 6 पंचकुला भी इमरजेंसी पंचकुला वार्ड। मैं अकेली डॉक्टर हूँ उनकी, तो मुझे दोनों जगह देखना पड़ा। तो दोनों जगह ऐसे बंदे बने और वो बेचारे उनके फैमिली वाले रो रहे हैं, सेम प्रॉब्लम में रो रहे हैं बैठ के कि हम क्या करें, मेरे फादर मान नहीं रहे। डॉक्टर तो बताते नहीं है, क्योंकि एक्चुअली वो सोचते हैं कि उनको फैमिली वालों को ये लगे कि आपकी ही फैमिली वाले पागल हो गए हैं या कुछ ऐसे हो गए या बदतमीज हैं स्वभाव में। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब झूठ है। एक्चुअली ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट आ जाता है जब कोविड आता है बंदे के अंदर। तो मैंने इसी वजह से डॉक्टर को बोला मैं आपको अथॉरिटी लेटर देती हूँ, मेरी मदर बहुत खराब है, मैं आ नहीं सकती रातों रात, सवेरे 6 बजे आपके पास अटेंडी होगा। अभी के लिए भी वहाँ पे 2 बंदे अवेलेबल है जो उनका हाथ हैंड होल्ड कर लेंगे। आप उन्हें इंसुलिन का इंजेक्शन लगा दो, 700+ उनकी वो आ रही है शुगर, आप उन्हें इंसुलिन का इंजेक्शन लगा दो, ठीक है। डॉक्टर ने मुझे साफ मना कर दिया, कहता कि हम कुछ नहीं कर सकते, आप देखो वो देखे, हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने रिक्वेस्ट की सर मैं अथॉराइजेशन लेटर दे देती हूँ, मैं खुद एडवोकेट हूँ, मैं अथॉराइजेशन लेटर आपको दे देती हूँ, मैं उनकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबल हूँ, कुछ भी हुआ मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। वो हैंड होल्ड करेंगे, आपने बस इंसुलिन इंजेक्शन लगवाना है उन्हें, और जो रेलिवेंट मेडिसिन है, जैसे उनकी बीपी लो हो रहा है बहुत ज्यादा तो उनको ग्लूकोज लगा दें, और ऑक्सीजन का लिए साथ बंदा बैठा है वो कर देगा, बाकी आप उनको दवाइयाँ लगा दीजिए, बस मैं आपको अथॉराइज लेटर दे दूंगा, आप कर दीजिए। किसी ने नहीं किया। उसके बाद उन्होंने मुझे बोल दिया कि आपका मेंटल वाला जो डॉक्टर है ना वो सवेरे आएगा, आप उनसे बात कीजिएगा, उसके बाद सोचेंगे। मैं कहा सर तब तक स्टेबल नहीं किया तो नहीं, मेरी किसी ने नहीं सुनी। मैं वहाँ पे मम्मी की कंडीशन संभाल रही थी पंचकुला में,
मैंने वेट किया, मैंने साथ वालों को बोला कि यार जैसे ही आए ना, मैंने अटेंडी भेज दिया है, सवेरे 6 बजे पहुंच जाएगा अटेंडी, ठीक है। तो तुम लोग ना डॉक्टर से एक बार फिर बात करना, सवेरे कंट्रोल करना और किसी तरह इंजेक्शन लगवा देना, ठीक है। और बाकी साइकोलॉजी डॉक्टर आएगा तो चलो उनसे भी कुछ ले लेता। मैंने रात वाले डॉक्टर को बोला था रिलैक्सेंट दे दीजिए, कम से कम उन्हें थोड़ा रिलैक्सेंट दे दीजिए, लग जाएगा इंजेक्शन। पर मेरी डॉक्टर ने किसी ने भी फोन पे भी कोई एक्सेप्टेबल नहीं किया, ठीक है। वो उन्हें मैंने बोला कि वो आप ही के हॉस्पिटल के साथ के कलीग मेंबर है, आप उनकी तो थोड़ी इज्जत कीजिए। उन्होंने कोविड ड्यूटी में की वजह से उनको कोविड हुआ है, वो ड्यूटी की वजह से आज ऐसी ये हालत है। कितने लोगों को उन्होंने हेल्प की है, मतलब 24 घंटे की 24 आवर्स में आके उन्होंने ड्यूटी दी है अम्बाला में। उनकी 2 दिन की 24 आवर्स की शिफ्ट लगती थी, 3 घंटा भी आराम करने को नहीं मिला था। उन्होंने 2 दिन, अगर उनके आप सर्विस रिकॉर्ड में देखोगे ना, उनके 24 आवर्स की ड्यूटी है कोविड सेंटर में। वो 1 या 2 दिन बाद घर जाते थे, तभी उनकी इन्फेक्शन इतनी स्ट्रांग लगी, उनको रेस्ट को टाइम नहीं मिला। फिर मैंने उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। सवेरे तक मैं मम्मी की पीठ मल रही थी, खांसी आ रही थी उनकी खून की वजह से। सवेरे 6 साढ़े 6 फोन आता है मुझे अवतार जी का, वहाँ पे वो वहीं पे उनके मदर हैं कोविड पे, तो उनका मुझे फोन आता है। वो मुझे आके कहते हैं कि आपके फादर की ना कंडीशन 70 हो गई है, ऑक्सीजन लेवल, और 700+35 ऑक्सीजन, बहुत डाउन लग रहे हैं, फॉल से बड़ी मरियल सी हालत में लग रहे हैं, ठीक है। मैं कहा डॉक्टर से यार बात कर ले, इंजेक्शन लगाने के लिए। कहता ठीक है मैं कर देता हूँ। ऑक्सीजन मास्क लगा दिया उसने मेरे पापा को, ठीक है। वो थोड़े रिपेलिंग नेचर के थे, थोड़ी देर तक उनके सामने तो लगा रहा, बाद में उन्होंने निकाल दिया होगा ऑब्वियसली। तो उसके बाद जैसे उन्होंने निकाला और वो खड़े थे, मेरे अवतार जी खड़े हुए थे, वो बेड से उठ गए। दूसरा बेड था जिसमें ऑक्सीजन नहीं लगी थी, उसमें जाके बैठने की कोशिश पे लग गए, क्योंकि बंदा थोड़ा हो जाता है रिपेलेंट वाला टाइप का। बैठने लगे तो अवतार जी को लगा ये गिर गए हैं, चोट लगी है, गिर गए हैं। वो गिरे बेड के अंदर ही थे, ऐसे उल्टे होके बेड पे ही गिरे थे। उनका भी कुछ सरसों वगैरह कुछ नहीं फूटा था, वैसे ही बेड पे ही गिरे थे। तो अवतार जी लेने चले गए, मैं लेके आता हूँ डॉक्टर को। डॉक्टर ने जानबूझ के आधे घंटे तक आया ही नहीं कि जी मेरे को ये काम है वो काम है। उनको जबकि रात से कंडीशन मेरे फादर की पता थी, कोई नहीं आया। आधे घंटे तक वो तड़पते रहे। ये कौन से हॉस्पिटल की बात है? ये अम्बाला डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बात है, कोविड सेंटर की। वहाँ की आइसोलेशन 3rd फ्लोर, रूम नंबर आई थिंक सो 1 है और बेड नंबर 8 है, ठीक है। 3rd फ्लोर आइसोलेशन वार्ड। हाँ, उसमें डॉक्टर आए आधे घंटे तक, टालते रहे। उन्हें पता था रात से कंडीशन क्या चल रही है, और मैंने ऑथराइजेशन लेटर तक की उनसे पर्सनली खुद बात की है। उन्होंने कुछ नहीं किया। मेरे फादर जो की सांस लेते रहे शॉक में, ठीक है। उसके बाद उनको कार्डियक अरेस्ट हो गया आधे घंटे तक। अब बंदा आधे घंटे तक तड़पता रहेगा तो कब तक वो करेगा, बिना ऑक्सीजन के, कुछ बिना दवाई के। इंसुलिन का उनका हाई हुआ है, मैं सब कुछ कह रही हूँ, नहीं, उनकी डेथ हो गई। मेरा अटेंडी पहुंचा, अवतार जी पहुंचे और बंदे पहुंचे, पर तब तक लेट हो गया बहुत। मेरे को फोन आया, अब मैं बेचारी करूं क्या। मम्मी की खून की उल्टी आ रही है, मम्मी को बता नहीं सकती मेरे फादर मर चुके हैं। मैंने बात छुपा ली, कहीं मम्मी की भी ना डेथ हो जाए। मम्मी का मैंने इलाज करने की कोशिश की। वहां से मैंने, जब मम्मी थोड़े स्टेबल हुए हल्के से, खांसी वांसी करके, उनको बायोपॉलर मशीन वगैरह लगा के थोड़ा निकलने का मुझे टाइम मिला। मैं 1 बजे तक क्रेमेशन करने के लिए अकेली गई वहाँ पे। सबसे पहले मैंने डॉक्टर से बात की, वहाँ की लेडी डॉक्टर से। वो मुझे कह रही जी वो नाइट वाले थे, हमें नहीं पता उनसे। जबकि वो नाइट वाले नहीं थे। सवेरे 6 साढ़े 6 मेरे डैड की डेथ हुई है मॉर्निंग में। वो मैडम आ चुकी थी, वो सवेरे भी लगा सकती थी, उन्होंने नहीं लगाया। सवेरे वाले मैडम ने मुझे इग्नोर मारती रही। मैडम हम क्या कर सकते हैं, आपकी फादर इग्नोर कर रहे हैं। मैडम मैं, ये कोविड में सबके साइंस है, ऐसी बात नहीं है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है, आपको खुद बताना चाहिए था पहले ही कि ये ऐसे साइंस है तो आप करो। यही चीज़ें ना लोगों से छुपा रहे हैं। ये साइंस आते हैं और ये सोचते हैं, और मरीज को काफ़ी देर तो कंफ्यूज रखते हैं इस बात पे कि बंदा जिद्दी है, हमारी गलती नहीं है, आपका बंदा खराब है। बंदा खराब नहीं, वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। आपके पास एक तो होना चाहिए कि आपके पास एक साइकोलॉजी वाला जो थोड़ा रिलैक्सन दे, अगर कोई ऐसा पेशेंट आता है, क्योंकि होते हैं कम से कम 50 में से आपको 25 पेशेंट ऐसे मिलेंगे, ठीक है, ऐसे होते हैं। आपको एक ये डॉक्टर रखना चाहिए। मेरे उन्होंने मुझे कहा कार्डियक अरेस्ट है, आप ले जाइए, क्रेमेट कर दीजिए। मैंने क्रेमेशन कर दिए जी। अब क्या करती, मुझे मम्मी के पास वापस जाना था। मैं बोल बाल के पूछ के निकल गई, क्रेमेशन करके मम्मी के पास भागूंगी, मम्मी को तो बचाऊंगा अब जाके। अब मम्मी के पास आऊँ तो मम्मी की भी कंडीशन बड़ी सी। पहले कोई ICU वार्ड नहीं मिला, मतलब वेंटिलेटर वगैरह, प्राइवेट हॉस्पिटल वगैरह सब पता कर लिए, कोई नहीं मिला। मेरी मम्मी की भी कंडीशन खराब थी, उनकी भी 25 लाख की खराब थी, तो उन पे कोई वो मिला नहीं। उसके बाद बड़ी मुश्किल से मैंने कोई NGO वगैरह में थोड़ा हेल्प मांगी, ठीक है। BJP हेल्पलाइन सेंटर में फ़ोन किया, उन्होंने किसी तरह मेरी मम्मी के लिए वो करवा दिया, वेंटिलेटर करवा दिया, ठीक है, अरेंज करवा के। उन्हें रात 3 बजे अप्रॉक्स कुछ वेंटिलेटर मिला।
रात 3 बजे के अप्रॉक्स जब उन्हें वेंटिलेटर मिला तो उनको जो ऑक्सीजन सिलेंडर दिया गया था, ऑक्सीजन सिलेंडर, पहली बात तो ऑक्सीजन सिलेंडर वर्किंग नहीं था। वो ट्रांसफर करते करते ही उनको अटैक आ गया उसमें, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिलेगी बंदे को अटैक तो आएगा। 40 की ऑक्सीजन 35 पे लेके जा रहे हो तो आएगा, अटैक आ गया। कुछ साथ वाले थे, उन्होंने, डॉक्टर साथ गया नहीं था, साथ वाले थे, उन्होंने धक्का थोड़ा दिल पे हाथ लगाया ना, वो तो वहीं 1 सेकंड में डेड हो चुके थे। धक्का मारा, होश में लेके आए, आईसीयू में लेके वेंटिलेटर में लगा के छोड़ दिया। अब मैं एज यूजुअल वेंटिलेटर में, हम आईसीयू में जब बैठते हैं इंतजार करते हैं डॉक्टर बताएगा। एक दिन गुजरने को आ गया था, मुझे आके अगले दिन बोलते आपकी मम्मी की 40 ऑक्सीजन है तो ये बचेंगी नहीं, ठीक है। तो उसके बाद मैं 40 की ऑक्सीजन बैठी, मैंने मैडम को पूछा, मैडम वो एक कोविड ब्लड प्लाज्मा की थेरेपी होती है तो क्या वो लग सकती है? मैडम ने मुझे, अच्छा ठीक है आप एक काम कीजिए, ले आइए, आप डोनर वोनर ले, हमें क्या है, हम लगा देते हैं प्लाज्मा थेरेपी। मैं सब कुछ अरेंज किया, रात तक मेरा अरेंज हो गया। कोविड ब्लड प्लाज्मा बी पॉजिटिव, बहुत सारी एनजीओ ने हेल्प की मुझे, अरेंज हो गया मुझे। और इवन मुझे यूनिट ब्लड भी मिलने को तैयार था कुशेत्रा से, मैं वो भी लेने के लिए तैयार हुई। लास्ट फॉर्म रह गया था साइन, सैंपल्स भी निकाल लिए थे ब्लड बैंक से, लास्ट साइन रह गया था करने वाला। लास्ट साइन पे मुझे एकदम से आके डॉक्टर कहता है कि जी ये ना कोविड ब्लड प्लाज्मा ना 72 आवर्स में लग सकता है जब बंदा पॉजिटिव होता है। मतलब मान लीजिए आज जैसे मैं पॉजिटिव हूँ तो आज के 2 दिन के बाद तक अंदर अंदर ही लगेगा। आज होगी 14 तारीख, 15, 16, बस 16 तक लग सकता है, उसके बाद नहीं लगेगा, ठीक है। करते करते ना 9 बजा दिए पूरे। अब नाइट का डॉक्टर आ गया, नाइट वाले डॉक्टर से फिर मैंने बात की जाके, उन्होंने कहा कि मैडम 72 आवर्स नहीं 4 डेज तक लगता है। अब मेरी मम्मी एडमिट हुए थे 9 तारीख को, तो आज 14 तारीख है। कल मैंने मम्मी बात की थी इनसे, ठीक है, कल का मैं इंसिडेंट आपको बता रही हूँ। तो कल मैंने इनसे बात की थी, इन्होंने कहा कि वो, अब मैंने फिर उसकी वजह से फिर मैंने हेल्पलाइन पे फ़ोन किया, बीजेपी वालों की अपनी जो स्टेट हेल्पलाइन है उन पे फ़ोन किया। उन्होंने बात की इनसे, पीएमओ, उनकी पीएमओ ऑफिस में बात हुई थी। तो उन्होंने, पीएमओ ने बोला कि एक काम कीजिए, आपको अगर कोई लंग वाला लाइक एक्सपर्ट वाला कोई आपको एडवाइस देता है कोविड ब्लड प्लाज्मा की थेरेपी की तो हम मना नहीं करेंगे, आप लगवा दीजिए। तो अब बात आ गई एक्सपर्ट की प्रॉब्लम। अब मैं सोचूं कि एक्सपर्ट की अगर चाहिए तो हमारे यहाँ पे वेंटिलेटर में, मतलब एक्सपर्ट नहीं है पल्मोनरी के, हम रेस्पिरेशन की करवा रहे हैं आईसीयू में वेंटिलेटर में, और हमारे पास एक्सपर्ट नहीं है। लो, वो भी हम किसी प्राइवेट से मतलब पूछेंगे कि एक्सपर्ट का है, मतलब ये तो होना चाहिए ना कि आप वेंटिलेटर में रखे हो, रेस्पिरेशन की ट्रीटमेंट कर रहे हो, आप लंग्स जिसकी डैमेज है और आपके पास स्पेशलिस्ट नहीं है, उसके लिए आपको खुद अपने एक्सपर्ट से देख लो, ठीक है। चलो, मैंने एक और एनजीओ मुझे मिल गया, ठीक है, सोनिया मैडम का कोई एनजीओ था एक, उनका मुझे फोन आ गया, पता नहीं लकली कहीं से भी वो फोन आ गया, उनसे मुझे एक्सपर्ट पे मिल गया, ठीक है। उन्होंने बात की, फिर उनसे डॉक्टर से बात करवाई, ठीक है। सवेरे 8 बजे प्लाज्मा थेरेपी को लेके फाइनली स्टार्ट होना था प्रोसेस, ठीक है। पर मेरी मम्मी की सवेरे, मैं रात 4 बजे तक मम्मी के पैर दिख रही थी आईसीयू में वेंटिलेटर में ही खड़े होके लगातार कॉन्टिन्यूसली। उसके बाद 2-3 घंटा सोने गई ये सोच के कि मम्मी बच जाएंगे, 50-60 तो आ रही है, बच जाएंगी, 2-3 घंटा आराम करके वापस आती हूँ। जैसे ही मैं सवेरे आई 7:51 पे मैं मम्मी की डेथ हुई है। मैं आई थिंक सो उससे 2-3 मिनट पहले उठी। मुझे डॉक्टर ने बोला इधर आइए, आपकी मदर एक्सपायर हो गई है। मैं कहा कब हुए हैं जी? अभी 7:51 पे हुए। रात तक तो 50 तक आ रही थी, 40-50 ऑक्सीजन, सवेर तक एक्सपायर हो गए। अब मुझे तो ये भी नहीं पता कि एक्चुअल में हुए हैं या इन्हें वेंटिलेटर खाली करवाना था। अब मैं इस बारे में कुछ कह नहीं सकती क्लियरली, बट मेरे मदर की 7:51 पे डेथ हो गई। अब मुझे सबसे ज़्यादा आज जब ये सब हो गया, होने के बाद मैं अपनी अकेले फादर की पहले ऑलरेडी मैंने करवाई थी, अस्थियां मैंने उठाई नहीं थी उनकी, मम्मी की वजह से कि मम्मी को देख लूँ। अब मैं गई भागते हुए अम्बाला अस्थियां लेने के लिए, फिर उसके बाद मम्मी की क्रेमेशन करवाई। आज मुझे इन सब करने के बाद एक चीज़ लगी उठा के कि ये कोविड वालों को ना ढंग से ट्रीट नहीं कर रहे, ना तो उनकी फैमिलियों को पहले बताते हैं। जैसे मेरी मम्मी 7 तारीख को एडमिट हुए थे, अगर उसी दिन उन्होंने सिटी स्कैन कह दिया होता, जब 85 आ रहा था उसी दिन कह दिया होता, तो शायद मेरी मम्मी की 25 तक डैमेज ही ना होती लंग्स। उनका इस तरीके से इन्होंने केस खराब कर दिया। आईसीयू में गए, एक्सपर्ट नहीं लिया, कोई अपनी तरफ से गाइडेंस नहीं देते कि प्लाज्मा थेरेपी लगानी नहीं लगानी, आप बाहर से लाओ। और हाँ, एक रेमडेसिविर इंजेक्शन है, एक ये भी बड़ा सही सिस्टम है इनका। रेमडेसिविर इंजेक्शन है जो कहते हैं कोविड में हेल्प होती है, बट ये क्या करते हैं अपने फाइल्स रिकॉर्ड में रेमडेसिविर इंजेक्शन की मेंशनिंग कर देते हैं कि पेशेंट को लगा है, पर वो लगा नहीं होता। मेरे मदर को बताया गया था कि 2 दिन लगा है, फर्स्ट डे सेकंड डे लगा है। थर्ड डे मैंने पूछा, क्योंकि मुझे पहले पता नहीं था, मुझे लोगों ने थोड़ा एडवाइस किया कि रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाया तुम्हारी मम्मी को। मैंने पूछा, कहते आज आया नहीं है।
तो आप पीएमओ से बात कर लो, पीएमओ और सीएमओ से बात करो। सीएमओ ने तो एज यूजुअल मना कर दी बात करने से, पीएमओ के पास चली गई मैं बात करने। अब सीएमओ ने जाके मुझे बोला कि लग जाएगा मैडम, आपको इशू नहीं है, ये हमारा काम है, लग जाएगा। ठीक है, मैं चलो ठीक है कोई नहीं, शाम होगी रात होगी, नहीं लगा। फाइनली वो 3 बजे वही वेंटिलेटर जो मैंने आपको बोला हेल्प करवा के किसी तरह लग गया वेंटिलेटर, मम्मी को बड़ी हेल्प मांगी तब जाके लगा जाके वेंटिलेटर। तो रेमडेसिविर इंजेक्शन तो उन्हें लगा नहीं। एक्चुअली ये रिकॉर्ड फाइल्स में रेमडेसिविर इंजेक्शन का मुझे जहां तक लगता है कि ये लिखते हैं बट होता नहीं है, ये लगाते नहीं है ऑन रिकॉर्ड में, ऐसे में सिर्फ फाइल में जस्ट मार्क कर दिया जाता है। इनकी तरफ से सिर्फ एक एंटीबायोटिक्स जाती हैं, एंटीबायोटिक लगा देते हैं थोड़ा बहुत, और 1-2 स्टेरॉइड्स वगैरह जो जिससे शुगर वगैरह ऊपर नीचे होती है वो लग जाती हैं। बाकी ये चीज़ नहीं देखते, बाकी कोई गाइडेंस नहीं देते। ये भी नहीं बताते कि हम 5 दिन रह के आए हैं, सिर्फ 5 दिन, मम्मी पापा दोनों को देख के 5 दिन दोनों हॉस्पिटलों में देख के, इन सबको देख के 5 दिन में ही मुझे पता चल गया कि कोविड में क्या क्या साइंस है, क्या है। और ये तो पता नहीं कितने सालों से ट्रीट कर रहे हैं, इनको तो सब पता है कि फर्स्ट स्टेज में कौन सा चीज पहला स्टेप लेना होता है। पहली टाइम पे बोल दो सिटी स्कैन करा के निकाल लो, पहली टाइम पे बोल दो साइकोलॉजिकल फैक्टर हो सकता है, अटेंडी रखवा लो, पहले ही उसे रेमडेसिविर इंजेक्शन का करवा लो। नहीं आपके पास दवाई है, चलो ठीक है आपने बाहर से मंगवाई, कोई बात नहीं, बाहर से ले आएगा बंदा दवाई, कोई इशू नहीं है, ठीक है, पर कम से कम उसको दो तो सही प्रॉपर गाइडेंस। बस उसके बाद क्रेमेशन में टाइम पे मुझे थोड़ा एनजीओ में, मेरे पास कोई है नहीं फैमिली में एक्चुअली, मेरे मदर थे फादर थे, 2 ही बंदे थे, दोनों मेरी फैमिली के जा चुके हैं। मैं सिर्फ अब अकेली रह गई हूँ, मैं रामगढ़ में रहती हूँ, एज अ लॉयर प्रैक्टिस करती हूँ। मुझे इवन क्रेमेशन के टाइम में भी कोई नहीं था मेरे पास कि किसको बुलाऊं, किससे मदद करूं, स्पेशली मम्मी के केस में। फादर के टाइम में तो चलो 1-2 उनके दोस्त आ गए थे, मदर तो बिल्कुल मेरे साथ ही रहते थे, तो उनको कोई खास जानकारी है नहीं, और उनके बरेली में थोड़े बहुत है, इधर नहीं है बिल्कुल भी। तो मुझे एक एनजीओ का नंबर आया, फ़ोन, सर हमारे हितेश बाबा जी, उन्होंने मुझे हेल्प की काफ़ी हद तक, उन्होंने मेरा सारा क्रेमेशन वगैरह का करवाया, सारा मैटर वगैरह। और इवन आज भी मुझे, अभी भी उन्होंने अकेला भी तक नहीं छोड़ा। केरेन ने अपनी मां को बचाने की आस में पिता की मृत्यु की खबर मां को नहीं दी, परंतु इधर पंचकुला में उपचाराधीन उनकी मां का ऑक्सीजन स्तर लगातार गिरने लगा और डॉक्टर ने उन्हें वेंटिलेटर पर शिफ्ट करने के लिए कहा, जिसको लेकर केरेन शर्मा ने बताया कि उन्होंने कई एनजीओ व अन्य संस्थाओं से संपर्क कर सिफारिश कर बड़ी मुश्किल से वेंटिलेटर उन्हें मिल पाया, और बताया कि उन्होंने डॉक्टर को उनकी मां का इलाज प्लाज्मा थेरेपी से करने को कहा, तो डॉक्टर ने कहा कि आप डोनर ले आएं तो हम प्लाज्मा थेरेपी लगाएंगे। और जैसे तैसे उन्होंने कुरुक्षेत्र से डोनर का प्रबंध भी कर लिया, परंतु अंतिम चरण में डॉक्टरों ने प्लाज्मा थेरेपी करने से इनकार कर दिया और कहा कि पॉजिटिव आने के 72 घंटे के बाद ही प्लाज्मा थेरेपी लगाई जा सकती है। और 14 मई को सुबह करीब 8 बजे मेरी मां का देहांत हो गया। केरेन शर्मा ने बताया कि यदि मेरे माता पिता को सही समय पर और सही इलाज मिलता तो शायद वह ठीक हो जाते, परंतु डॉक्टरों और नर्सों द्वारा इलाज में बरती गई लापरवाही को लेकर दोनों ने अपनी जान गंवा दी और वह बिल्कुल अकेली रह गई। एडवोकेट केरेन शर्मा ने हित चैरिटेबल ट्रस्ट का उनके माता पिता की अंतिम यात्रा पूरी करवाने को लेकर दिल की गहराइयों से धन्यवाद किया और कहा कि ऐसी मुसीबत की घड़ी में तो अपने सगे भी मुंह मोड़ लेते हैं, पर हित चैरिटेबल ट्रस्ट ने उनका साथ दिया और वह बिल्कुल अकेली थी और पूरे विधि विधान से उनके माता पिता की अस्थियों का विसर्जन करवाया, जो कि वो अकेले भी कभी नहीं कर सकती थी। उन्होंने हित चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा किए जा रहे कार्यों की खूब सराहना की। मुझे हित चैरिटेबल ट्रस्ट का वो आया, फाइनली कॉल आया, उन्होंने मुझे बोला कि आपके बारे में पता चला कि आप अकेले हो, तो उन्होंने मुझे लाइक हेल्प की मम्मी के केस में। मैं तो अम्बाला गई हुई थी, अस्सियाँ, आज ही मम्मी की डेथ हुई थी, सोचा आके दोपहर तक क्रेमेट करा दूंगी, पापा की अस्सियाँ तो लाऊं, 2 दिन से ऐसी पड़ी हुई हैं वहीं पे ही। तो फिर मैं, उन्होंने मुझे बोला फ़ोन करके आप एक काम कीजिए, वहीं अस्सियाँ लॉकर करके वहीं रख दीजिए, आप आ जाइए चुपचाप। मेरे पास स्कूटी थी, गाड़ी बड़ी थी मेरे समय कन्वेंस में, तो मैं स्कूटी से वापस आई, उन्होंने अपनी गाड़ी में बिठा के मेरे मदर का क्रेमेशन वगैरह सब करवाया, कोई मुझसे चार्ज वार्ज कुछ नहीं किया। अभी भी मुझे सपोर्ट वो ही कर रहे हैं थोड़ा बहुत कि बेटा हिम्मत रखो, कुछ नहीं होगा, परेशान हो तो कुछ ज़रूरत हो तो बताना। तो किरण आगे आपने क्या सोचा है? सर अब क्या सोच सकती हूँ,
ऑप्शन क्या है मेरे पास। फिलहाल तो मैं ये चाहती हूँ बस थोड़ा कि लोग समझें कि इस चीज़ पे कोविड इतना वो नहीं है, जो इलाज नहीं ढंग से हो रहा ना वो खराब है, उसकी वजह से ज़्यादा लोग मर रहे हैं। क्योंकि अगर किसी की लंग्स नहीं भी डैमेज ना, तब भी उसको डैमेज करा के स्पेशल उसका डेथ सर्टिफिकेट तक का इंतजाम हो रहा है। अब ये हॉस्पिटल जाना वो नहीं रहा कि बंदा गया कि हाँ ठीक हो गया है, ऐसे इलाज रखा हुआ है वहाँ पे कि भाई तुमने डेथ सर्टिफिकेट लेके आना है वापस। आज तुम एडमिट हो रहे हो, 3-4 दिन में तुम्हारा डेथ सर्टिफिकेट तैयार होने वाला है बस। अभी तो फिलहाल मेरा कोई नहीं है, अभी तो मैं सब घर पे जाऊंगी, आराम करूंगी बस। आगे फिर प्रैक्टिस अपनी कंटिन्यू करूंगी जो मेरी वकालत की है, कुछ टाइम जब तक मेरा माइंड थोड़ा और हार्ट थोड़ा स्टेबल हो जाता। जी मैं अकेली नहीं आई हूँ, मेरे साथ हेल्थ चैरिटेबल ट्रस्ट वाले आए हैं। मैं वैसे मम्मी और पापा का यहाँ पे अंतिम संस्कार करने आई थी। हेल्थ चैरिटेबल मेरा कोई अपना कोई रिश्तेदार नहीं है, पर हेल्थ चैरिटेबल ट्रस्ट वालों ने मुझे बड़ी मदद की। उन्होंने ही मुझे अम्बाला से जब मैं अस्थि उठा रही थी तो उन्होंने ही मुझे कहा कि आप वहाँ पे रख दो, हम आपकी पूरी विधि विधान वगैरह करवाएंगे, हमें पता है आपका कोई नहीं है पर हम आपका कराएंगे। हेल्थ चैरिटेबल ट्रस्ट वाले क्रिमेशन के टाइम में, अस्थियों के टाइम में, जो आज की डेट में कोई नहीं आता, इवन तुम्हारे अपने खुद के रिश्तेदार भी नहीं आते या तुम्हारे अपने लोग नहीं आने को हिचकिचाते हैं, पर हेल्थ चैरिटेबल ट्रस्ट वाले ऐसे कार्यक्रम को पूरे अच्छे से पूरी विधिवत निभाते हैं। उन्होंने ही मेरे साथ निभाया। मुझे कोई रस्मों के बारे में कुछ जांच नहीं थी, कुछ पहचान नहीं थी। मैं अकेली लड़की हूँ, अपने माँ बाप का अलग करना बड़ा मुश्किल काम है मेरे लिए। चंडीगढ़ से पंचकुला से यहाँ तक आना, हरिद्वार में, वो भी कोरोना के लॉकडाउन के टाइम में, उन्होंने सब मेरा करवाया। यहाँ पे खुद आके मेरे यहाँ पे अस्थि का करवाया, पहले वहाँ पे मेरा क्रीमेशन का करवाया। मैं उनकी बहुत बहुत आभारी हूँ। अगर वो ना होते तो शायद पता नहीं मैं उस सही तरीके से विधि विधान से कर भी ना पाती अपने माँ बाप को बिना। आज वो है तभी मेरे पिता मेरे ही नहीं हो, उन्होंने पता नहीं कितने लाखों हज़ारों, पता नहीं कितने जिनके कोई है नहीं है, कोई गरीब है जो बेचारा मरा पड़ा है या कुछ है, उन सब का अंतिम संस्कार विधिवत करवाए बिना किसी लालच के, बिना किसी उसके। हेल्थ चैरिटेबल ट्रस्ट वालों का मेरे अपने मन से पूरा बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मेरी सहायता की। मेरे मम्मा पापा को उनके साथ कोई ना होने के बावजूद और कुछ सी के ना होने के बावजूद उन्होंने मेरा साथ दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेटे आप ये कह रहे हो अगर वो ना होते, आज तक कभी किसी के बिना कोई कार्य नहीं रुका। अगर हेल्थ चैरिटेबल ट्रस्ट या आप हेल्थ चैरिटेबल ट्रस्ट कह रहे हो ना जी, वो ना होता या वो ना होते, कोई कभी किसी के बिना काम नहीं रुकता। ये तो कार्य चलते रहते और चलते रहेंगे। जिंदगी ऐसी है जहाँ जो किसी के बिना कार्य नहीं रुकता। नहीं, फ़र्क है। अब मैं जैसे अनजान लड़की हूँ, 28 साल की मेरी उम्र है, मुझे नहीं पता था कैसे कार्य करने हैं। अगर मैं शायद पंडित से पूछ रहे थे, वो थोड़ा बहुत बता भी देता कि आपने हरिद्वार जाना है, ऐसे ऐसे करना है। बट एक जो होता है ना साथ कोई चलने वाला, अब मेरे साथ कोई साथ चलने वाला नहीं था। वो आए तो साथ चलने। मैं कहती हूँ ऐसी कई और ट्रस्ट भी खुलने चाहिए जिन्हें ऐसे ट्रस्ट को फंड्स पूरे प्रॉपर होने चाहिए कि वो कम से कम जैसे हम जैसे लोग जो जिनका कोई है नहीं या जिनको पूरी एक इज्जत सम्मान संपूर्ण के साथ विदाई मिलनी चाहिए, उस कार्य में आज तक कोई ऐसा ट्रस्ट है नहीं। वैसे हेल्थ चैरिटेबल ट्रस्ट वाले इकलौते ट्रस्ट है जो मेरी नज़र में, जिन्होंने बिना मेरे कुछ सोचे समझे, मेरे बस मुझे थोड़ा बहुत जानते हुए भी हल्का फुल्का आ गए मेरे साथ और सब कुछ मेरा पूरा विधिवत कार्य कराया। और खाली मेरा ही नहीं, बहुत ही पता नहीं गरीबों का, बहुत ही वो लाचार बंदों का जिनका कोई है नहीं है, कहीं ऐसी है मरे पड़े, उनको पूरी इज्जत के साथ विदा किया। इसके लिए ऐसा ही कोई छोटा कार्य नहीं है मेरे हिसाब से। आपको मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। आज मुझे किसी से रेफरेंस मिला केएन शर्मा का, मैंने इनको कांटेक्ट किया। 11 तारीख को इनके फादर की डेथ हुई। आज ये अम्बाला में थी और अस्थि वहाँ से पापा की इकट्ठे कर रहे थे, तो मैंने इनको कांटेक्ट किया। मुझे जब जैसे पता चला कि ये परेशान है कुछ, तो ये अस्थि, फिर इनसे मैंने कहा भाई आप अस्थि वहीं पे रखें, आप पंचकुला आए। फिर उन्होंने बताया मेरे पंचकुला में माता जी की डेथ हुई हुई है, मैंने उनका संस्कार करने आना है। मैं कहा आप आओ, मैं आपको सारा वहीं पे मिलूंगा, तो आपके साथ सारे कार्य कराऊंगा। फिर ये वहाँ पे एक्टिवा से अम्बाला से सेक्टर 6 पंचकुला में आई। मैं इनसे मिला। मिलने के बाद माता जी की हमने डेड बॉडी ली, कोरोना जो पॉजिटिव थे, पीपी किट में पैक थी। जाके हमने पंचकुला सेक्टर 28 में उनका संस्कार करा। इस बेटी ने खुद ही मुख्य अग्नि दी माँ को, उनके कार्य करे पीपी किट पहनकर। मैं सलाम करता हूँ ऐसी बच्चियों को। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ, आज के युग में जो बच्चे नहीं माँ बाप को पूछते, एक अकेली बेटी होने के नाते, कोई भाई नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई मामा चाचा ताया, कोई ऐसा बता रही है कि मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है। अब इनका एक रिश्तेदार बचा है, वो है प्रभु।
वही माँ है, वही बाप है, वही बहन है, वही भाई है। उस प्रभु भोलेनाथ ही इनके रिश्तेदार हैं, इसके बच्चे करता रहता है। सो ऐसे कार्य जाके इन्होंने किए, और जब डेड बॉडी अंदर मोचरी से निकली, माँ के चरणों में प्रणाम किया। नहीं, मैं ये देख रहा हूँ बेटे को कि बाप की बॉडी वहां पे पड़ी है, हाथ नहीं लगा रहा, माँ की बॉडी वहां पड़ी है, हाथ नहीं लगा रहे। इस बच्ची ने अपनी प्रॉपर कोरोना पेशेंट डेड बॉडी अपनी माता जी को प्रणाम करते हुए, कंधा देते हुए पूरी मुख्य अग्नि दी, और बाकी रहे अब कल उनकी अस्थियां चुकी जाएंगी। परसों संडे को मैं और ये बच्ची पंचकूला से अस्थियां लेकर, अम्बाला से अस्थियां लेकर हम हरिद्वार जाएंगे। जैसे हम ऑलरेडी हित चैरिटेबल ट्रस्ट वैसे भी जाता है अपना अज्ञात व्यक्तियों के अस्थियां विसर्जन करने, विधि विधान से इनकी अस्थियां विसर्जन करवाई जाएंगी मम्मी पापा की। तो जो अगला कार्य होगा वो जैसा इनका रीति रिवाज होंगे वो करवाए जाएंगे। और मैं समाज से यही कहूंगा, प्रार्थना करूंगा हाथ जोड़ के, इस बच्ची से शिक्षा लें, इस बच्ची से देखें कि कितने हौसले इसने दिखाए अपनी माता अपने पिता के प्रति। और इसी प्रकार बच्चों से, लड़कों से मेरी प्रार्थना कि कल को कोई हमारे ऐसे हो रहे हैं, माँ बाप जा रहे हैं, उनका विधि पूर्वक कार्य करें, संस्कार करें, उनकी अस्थि विसर्जन करें। उनको एक ऐसा ना छोड़ दें कि उनकी वजह से हमारी ना प्राण निकल जाए। प्राण तो कभी किसी के निकल सकते हैं, इसमें कोई किसी कह नहीं सकता। सो समाज से, हर एक से हमारी यही प्रार्थना है कि इस बच्ची से शिक्षा लेते हुए इस कार्यों को आगे लड़के भी करें, लड़कियां भी करें। जिनके लड़के नहीं हैं उनकी लड़कियां करें, जिनके लड़के हैं उनको ये कार्य करना चाहिए। हित चैरिटेबल ट्रस्ट हिमशिखा पिंजौर आप सबकी सेवा में है। जब भी कोई ऐसे कार्य हो, परमात्मा ना करे, हमें जब मर्जी फोन करें, हमारा नीचे फोन नंबर आ रहा है, उस समय आपको हितेश पावा हित चैरिटेबल ट्रस्ट संस्थापक वहीं पे खड़ा हुआ मिलेगा, आपकी सेवा में खड़ा हुआ मिलेगा। जब तक मैं स्वस्थ हूं, परमात्मा मुझे स्वस्थ रखे, इन्हीं सेवाओं के लिए हम आपकी सेवा में हाजिर हैं। आपको सबसे पहला, दूसरा मैं धन्यवाद आपका मीडिया का करता हूं मन्नी जी, जो हमारी सेवाएं, ऐसी बच्चियों की सेवाएं जो समाज तक पहुंचाते हैं, किसी को प्रेरणा मिलती है। अगर इन खबरों से आपको किसी को प्रेरणा मिले तो वो इस कार्य को करें। और आपका मीडिया का मैं बहुत बहुत आभारी हूं, धन्यवाद करता हूं, जो आप ये हमारी सेवाएं समाज तक पहुंचाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।